गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल सी फॉर केमिस्ट्री क्लास। आज का लेक्चर जो है दिस इज ऑन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर की एक सीरीज शुरू हो रही है जहां पर हम इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वी विल गो एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो एज यू नो द सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स। तो यहाँ दो चीजों से मिल करके सॉल्यूशन ऑलवेज बनता है, जहां हम जानते हैं ऑलरेडी नो। फर्स्ट थिंग इज सॉल्यूट, ठीक, जो कि ऑलवेज इट कम्स इन द लेस क्वांटिटी और जिसको हम ऐड करते हैं किसी भी सॉल्वेंट में, और दोनों मिल करके ये प्रिपेयर करते हैं सॉल्यूशन। तो दिस इज द बेसिक थिंग। अब एक एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे कि एक बार आपने एक शुगर ले लिया, ठीक है, 1 स्पून शुगर, और उसको एक ग्लास ऑफ वाटर में डाल दिया, तो वाटर हियर इट इज सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर है और आप इस पर से स्प्रिंकल कर दे रहे हैं लाइक शुगर और एनी सॉल्ट। सो दिस शुगर और द सॉल्ट इट इज हियर सॉल्यूट। तो ये सॉल्यूट है एंड दिस इज द सॉल्वेंट। देखिए, कंसंट्रेशन को मेजर करना है अगर कि कितना सॉल्यूट है, कितना कितना सॉल्यूट हम ऐड कर रहे हैं किसी भी सॉल्वेंट में। इट डिपेंड्स ऑन द अदर सो मेनी फंक्शंस, लाइक हम कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ द मोलैरिटी। इन द टर्म्स ऑफ द मोलैरिटी वी कैन इवन फाइंड आउट व्हाट इज द मास परसेंट। मतलब ये वो फैक्टर्स है जिससे हम किसी भी सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं कि वो किस क्वांटिटी में सॉल्वेंट में डिसॉल्व है या प्रेजेंट है। लाइक इन द मोलैरिटी इट इज सेड कि भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अगर आप मोलर या मोलैरिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो किसी भी सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल है वो डिसॉल्व किसी 1 लीटर या 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो जितने भी मोल किसी भी सॉल्यूट के क्वांटिटी ऑफ द मोल डिसॉल्व इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो वो टर्म एक्सप्रेस करता है मोलैरिटी को। सो देयर आर द अदर एस्पेक्ट्स आल्सो, जैसे कि मोलैलिटी है। तो ये मोलैलिटी जो है किसी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम सॉल्वेंट को डब्ल्यू ए से दिखाते तो हर केजी में 1 केजी में प्रेजेंट जो सॉल्यूट की क्वांटिटी है, नंबर ऑफ क्वांटिटी, वो मोलैलिटी। सो दीज आर द टर्म्स इन विच वी कैन एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, कि कितना प्रेजेंट है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है ना, कितने तरह के टाइप्स होते हैं। लाइक पहला केस जिसमें सॉलिड इन सॉलिड लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड है तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज द सॉल्यूट है, ये यहाँ पर सॉल्यूट है, और जो लिक्विड हम ले रहे हैं दैट मस्ट बी अ सॉल्वेंट। सो सॉल्यूट इन द लेस क्वांटिटी, सॉल्वेंट इन द एक्सेस क्वांटिटी। तो सॉल्यूट को सॉल्वेंट में अगर आप ऐड करेंगे सो टुगेदर दे विल प्रिपेयर अ सॉल्यूशन जो कि कहा जाएगा सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। और भी ऑप्शन है इसमें, जैसे कि हमारे पास लिक्विड इन लिक्विड, अगर हम लिक्विड को ही सॉल्यूट ले लें, ठीक, और सॉल्वेंट भी हमारा जो है लिक्विड ही हो जाए, तो ये जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है। एंड द लास्ट वन इज गैस इन लिक्विड, ठीक। तो जहां पर हम गैस इन अ लिक्विड को भी हम समझते हैं कि अगर गैस आपका सॉल्यूट है, बहुत कम क्वांटिटी में है, और लिक्विड आपका सॉल्वेंट है, तो वहां भी एक सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है। इसका बेस्ट एप्लीकेशन और बेस्ट मेथड है हेनरी लॉ, जिसको अब हम इसी लेक्चर में आगे को कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन की सॉल्यूशन की जो कैटेगरी है कैसे बिहेव करती है, क्या क्या इसमें फैक्टर्स हैं जो इनमें पर्टिकुलरली काम करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉलिड इन द लिक्विड सॉल्यूशन। यानी हमारे पास सॉलिड है जो कि सॉल्यूट भी की तरह बिहेव करेगा, और सॉल्यूशन जो है वो एक लिक्विड की तरह बिहेव करेगा। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टाइप ऑफ द सॉल्यूशन। So before going to start the solid and the liquid solution, we need to know about the one more thing, that is saturated solution। अभी saturation क्या होती है? देखिए, saturation का एक बहुत ही नॉर्मल वर्ड है, मतलब किसी भी एक ऐसी स्टेज में आना जहां पर उससे ज्यादा उसमें सॉल्यूशन सॉल्यूट जो है डिसॉल्व नहीं होगा। जैसे फर्स्ट जो डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर जो है ये एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, मतलब कि अभी सॉल्यूट जो भी हम एज अ शुगर या फिर सॉल्ट जो भी हम यूज कर रहे हैं इस टेस्ट ट्यूब में, जिसमें हमने वाटर एज अ सॉल्वेंट लिया है, तो वहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ये सॉल्यूट जो है कंटिन्यूसली डिसॉल्व हो रहा है। यू कैन सी हियर डिसअपियर हो रहा है ना, दिस इज डिसअपियरिंग। यानी डिसअपियर होने का मतलब कि अब आप इसको अलग अलग नहीं देख सकते हैं, यानी यू आर वॉचिंग द सेम थिंग। आपको एक वाटर दिखाई दे रहा है, यानी आपके हिसाब से क्या है कि इसमें एक सिंगल वाटर सॉल्वेंट है जो कि एक्सेस क्वांटिटी है, बट देर इज समथिंग हिडन विच इज कंटिन्यूसली डिसॉल्विंग। जो कंटिन्यूसली डिसॉल्व हो रहा है वो है सॉल्यूट, है ना। अब यही जो डिसोल्यूशन है, अगर एक क्वांटिटी क्या एक लिमिट के बाद डिसॉल्व होना बंद हो जाए, ठीक है,
यानी अब वो डिसॉल्व होने की स्टेट में नहीं है, यानी अब धीरे-धीरे उसमें से क्रिस्टल्स जो सॉल्यूट के हैं, वो फर्दर डिसोल्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स द स्टेज हैज़ रीच्ड। तो वो जो कंडीशन आ गई है, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की है, ठीक है? तो आप खुद भी एग्ज़ाम्पल डेली लाइफ़ में कई बार एक्सपीरियंस करते होंगे, लाइक व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग ए काइंड ऑफ द जूस और कुछ भी आप जो है शुगर सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है? सपोज़ आप एक जूस प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है? लेमन वाटर टाइप, और आप जानते हैं समर्स में हम उसमें क्या है कि शुगर्स भी ऐड करते हैं। सो इनिशियल स्टेज में अगर हम बहुत थोड़े अमाउंट में रॉ शुगर लें और हम उसको बीकर में इंसर्ट करें, तो हमें दिखेगा कि शुगर जो है एक स्टिरिंग के बाद जो है डिसअपियर हो गई है। यू कैन जस्ट डू द एग्जांपल इन द डेमोंस्ट्रेशन इन एट योर होम आल्सो। तो आपको ये दिखाई देगा कि भाई जो आपने रॉ शुगर ली थी वो कंटिन्यूअसली डिसॉल्व हो गई है, लेकिन एक टाइम के बाद वो डिसॉल्व होना बंद हो गया। दैट द इक्विलिब्रियम स्टेज हैज रीच्ड। वो एक इक्विलिब्रियम की स्टेज आ गई है, जिसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, इसीलिए इनके कंसंट्रेशन को भी मेजर किया जाता है। लाइक आई टोल्ड यू कि मोलैरिटी, यानी हमें ये पता लगता है कि किसी गिवन वॉल्यूम में, जो कि अगर एक 1 लीटर है सॉल्यूशन का, तो उसमें नंबर ऑफ मोल फिक्स होंगे किसी भी सॉल्यूट के। तो ये मोलैरिटी से एक्सप्रेस होता है। तो यहाँ पर मोलैरिटी यही एक्सप्लेन करती है कि किसी भी 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में आप सॉल्यूट के कितने मोल्स जो हैं डिसॉल्व कर सकते हैं। हर अलग-अलग सॉल्यूट के लिए ये नंबर ऑफ मोल डिफरेंट होता है। किसी में आपने देखा होगा समटाइम इट इज रिटन 1 एम, दैट मीन्स 1 एम का मतलब ये है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल ही उस सॉल्यूट के डिसॉल्व होंगे, मिनिमम स्केल है। सो दिस इज द स्टेज ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाउ देयर आल्सो कम्स अनदर वर्ड, दैट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए ऐसा होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, फॉर एग्जांपल देयर इज अ स्टेज जहां पर सैचुरेशन रीच कर चुकी है, यानी मैक्सिमम आपका जो क्रिस्टल्स हैं या भी आपके जो शुगर्स है, शुगर क्रिस्टल्स वो डिसॉल्व हो गए हैं, ठीक। तो हम जब देखते हैं कि कंप्लीटली हमारे पास डिसॉल्व हो गया स्टेज, तो अगर आप उसकी कूलिंग करते हैं, मान लीजिए अगर आप उसको जो है टेम्परेचर को बहुत लो करने की स्टेज में ले आते हैं, तो टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है जिसमें सॉल्युबिलिटी जो है किसी भी सॉल्यूट की डिपेंड करती है, ठीक है। टेम्परेचर एक फैक्टर है जिसमें डिपेंड करेगी सॉल्युबिलिटी। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है ये बनने लगा, यानी आप सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आप कूल करना स्टार्ट करिए। कूलिंग से क्या होगा कि ये सारे पार्टिकल जो डिसॉल्व हैं, ये सब एक दूसरे के पास-पास आना स्टार्ट हो जाएँगे। क्योंकि जब हम कूलिंग करते हैं, तो एक तरीके से इनकी अपनी जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है? जब ये पार्टिकल्स इसके बीच में डिसअपियर हो जा रहे हैं, दैट मीन्स दे आर टू टाइनी, और वो अभी भी इसके बीच में जो है कंटीन्यूअसली मोशन तो कर ही रहे हैं। बट क्या है कि ह्यूमन आई से ईज़िली विज़िबल नहीं हो पाते हैं। अगर हम यही स्टेज को कूलिंग कर दें और कूलिंग करने से उनकी काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल ही कम हो जाए, तो ऑल द मॉलिक्यूल विल स्टार्ट गेटिंग क्लोज टुगेदर, एक दूसरे के पास आना स्टार्ट कर देंगे। दिस विल हैपन व्हेन आफ्टर द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जब सैचुरेशन हो गई है एंड वी हैव स्टार्टेड व्हाट, कूलिंग, यानी हम कूलिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से सारे पार्टिकल्स जब बहुत क्लोज आ जाते हैं एंड दे विल स्टार्ट शोइंग अ माइन्यूट क्रिस्टल्स, तो ये एक ऐसी स्टेज हो जाती है, हमें ये पता लग जाता है नाउ दिस इज द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दैट मोमेंट, ठीक है। So this is the saturated solutions discussion here. Now let's see what are the factors which are affecting, which can affect the solubility of solid in liquid. ठीक है, कौन कौन से वो फैक्टर्स है जिसमें ये डिपेंड करेगा कि कितना सॉल्यूट को क्या हम ज़्यादा डिसॉल्व कर सकते हैं। दैट मीन वी कैन डिसॉल्व अमाउंट, जो भी हमें जितना भी डिसॉल्व किया उससे ज़्यादा अमाउंट में डिसॉल्व किया जा सकता है, कम। सो सबसे पहला पहला फैक्टर है, दैट इज नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर हमें पता होना चाहिए, ठीक। इस बात पे भी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, ठीक है। आई होप द सॉल्युबिलिटी इज क्लियर कि दैट द स्टेज वेयर द सैचुरेशन इज रीचिंग नाउ, यानी सॉल्व डिसॉल्व हो गया है कोई भी सॉल्यूट। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर क्या है। नेचर मतलब व्हाट दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ, व्हाट दे आर, तो किससे बने हुए हैं। देखिए हम जानते हैं हमारे पास जो बॉन्डिंग्स होती हैं एटम्स में, दो ही तरह की, तीन तरह के वैसे जनरली कंपाउंड हम शुभ देखते हैं। दैट इज द आयनिक, देन आफ्टर दैट कोवलेंट, एंड थर्ड इज द कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट। तो मोस्टली जो हम देखते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है, ठीक है, तो मैं उसकी बात बहुत कम करूंगा। लेकिन जनरली जो हम फेस करते हैं बहुत ज़्यादा टाइम, हमारे सामने जो हमारे पास जो सॉल्ट या कोई भी हमारे पास कंपाउंड आता है वो आयनिक या कोवलेंट होता है। सो दिस मीन्स कि अगर नेचर जो है सॉल्यूट का कोवलेंट भी हो सकता है,
ठीक है, लाइक बेंजीन, लाइक कैम्फर, ठीक है ना, इस तरह के सॉलिड जो आपके किस नेचर के हैं, कोवलेंट। एंड जनरली आयनिक नेचर में तो हमारे पास जनरली के सॉल्ट होते ही हैं, ठीक है, ऑल द सॉल्ट। नाउ सिमिलर थिंग इज फॉर द सॉल्वेंट ऑल्सो। अब सॉल्वेंट भी यहाँ पर डिपेंड करता है आपका कैसे नेचर का होता है। तो सॉल्वेंट भी आपका आयनिक या पोलर नेचर का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर या फिर आपका नॉन पोलर, तो डिपेंड करेगा। अगर आपका सॉल्यूट, ठीक है, एक वर्ड लिखा है यहाँ पर, लाइक सॉल्यूट, लाइक डिसॉल्व इन अ लाइक, यानी एक जैसी कैटेगरी जो है एक तरह के सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगी। लाइक अगर पोलर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट इज पोलर लाइक वाटर, और सॉल्यूट भी हमारा पोलर, पोलर मतलब जिसके ऊपर क्या है, पार्शियल आयनिक करेक्टर होता है या फिर कंप्लीट आयनिक करेक्टर हो, पोलराइज्ड है, पोलर्स बने हुए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से वो सेपरेटेड है। हम ये कोवलेंट में नहीं देखते। कोवलेंट में अगर आप एक मीथेन का देखेंगे तो कंप्लीटली शेयरिंग चलती है, वहां पर कुछ भी ऐसा पोलैरिटी डेवलप नहीं होती है, वहां भी कोई भी पोल्स पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं दिखाई देते। लेकिन इन एनी ऑफ द सॉल्ट जिसमें पोलैरिटी है, तो पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट ही डिसॉल्व होगा, ये पहला नेचर है, ठीक है। सो दिस इज मस्ट, तभी आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम द ऑयल कैन नॉट बी डिसॉल्व इन द वाटर, क्योंकि ऑयल जो है वो एक ऑर्गेनिक है, दैट इज मेड अप ऑफ द हाइड्रोकार्बन। और जो वाटर है वो आपका क्या है, देख सकते हो वाटर का यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, एक ये पोलर नेचर का है, ठीक है। तो पोलर नेचर की वजह से यहाँ पर वाटर जो है वो एक अपनी आयनिक प्रॉपर्टी रखता है, यू कैन सी इजीली, है ना। ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है। एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन की क्यों है, इसके पीछे आपको ये देखना है इसका स्ट्रक्चर। देखिए इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो बैंड शेप का है, वी शेप का, ठीक है, वी रिवर्स कहिए। जहाँ पर ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो एक स्लाइटली नेगेटिव चार्ज डेवलप कर चुका है, ठीक है। जस्ट बिकॉज आफ्टर शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन विद द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव करेक्टर आया है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर। अब क्या होता है कि यही पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव करेक्टर किसी भी आयनिक कंटेंट को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी होता है। लाइक आई एम जस्ट कीपिंग द NaCl। अब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ले लिया जाए, तो हम जानते हैं Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव जब डिसोसिएट होंगे तो यही वाटर के वो अपोजिट आयन होंगे। ऑक्सीजन का नेगेटिव पार्ट इज गोइंग टू अट्रैक्ट द Na पॉजिटिव, है ना, लाइक दिस। और एट द सेम टाइम जो Cl नेगेटिव पार्ट होगा दे विल बी ट्रैप्ड बाय द H पॉजिटिव आयन। तो इन दिस वे दे डिसॉल्व, दे गेट डिसॉल्व। अब यही प्रॉपर्टी अगर हमें एब्सेंट मिलेगी, मान लीजिए अगर हम कुछ ऐसा ले लेते हैं, CCl4 ले लेते हैं, ठीक है, दिस इज द नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब इस नॉन पोलर सॉल्वेंट में हमारे पास कोई भी ऐसा आयनिक करेक्टर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि कंप्लीट कोवलेंट करेक्टर है। तो इस तरीके से क्या ये पॉजिटिव आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दे विल बी सेपरेट, वो एक सेपरेट लेयर बना देंगे, क्योंकि उनको कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस तो अट्रैक्ट कर नहीं रहे, नेचर ही अलग है। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर क्या है। सो हियर इज द एग्जांपल आल्सो, अल्कोहल्स एंड शुगर ऑल कंटेन OH पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल व्हिच मेक्स देम पोलर। तो जितने भी शुगर्स हमारे सॉल्यूशंस हैं या फिर अल्कोहल है, उनमें OH मॉलिक्यूल होता है और ऑक्सीजन स्लाइटली नेगेटिव करेक्टर डेवलप कर लेता है। जस्ट बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसके पास वो टेंडेंसी है कि अगर ये किसी से कोवलेंट बॉन्डिंग बना भी रहा है, ठीक है, अदर देन फ्लोरीन एंड ऑल, तो यहाँ पर ये स्लाइटली इस पेयर्ड को, शेड पेयर को अपनी तरफ खींच के डेवलप कर देता है पोलैरिटी। सो दिस इज द बेसिक रूल कि नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दिस ऑल्सो, इसके बावजूद भी हम कुछ ये एग्जाम्पल्स देखते हैं, लाइक बिफोर दैट आई विल शो यू, ठीक है, कुछ एक एग्जाम्पल पे बात करते हैं। यानी बात तो हमने यहाँ पर ये कही कि लाइक सॉल्यूट डिसॉल्व इन लाइक सॉल्वेंट, ठीक है, बट एक कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जैसे कि अगर हम देखें, जो कि इवन दे आर पोलर, इवन दे आर सॉल्ट लाइक MgSO4, ठीक है, एंड देयर इज अनदर वन दैट इज बेरियम सल्फेट। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि MgSO4 तो बहुत अच्छा डिसॉल्व होता है वाटर में, डिसॉल्व्स वेरी क्विकली, डिसॉल्व्स इन वाटर। लेकिन यहाँ पर आपका बेरियम सल्फेट जो है इट रिमेन्स अनडिसॉल्व। अब ये क्यों हुआ रिमेन्स अनडिसॉल्व? देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन से किसी भी टॉपिक को समझने में बहुत आसानी होती है ना। हमारे पास अभी तक तो हमने बात करी कि लाइक सॉल्यूट डिसॉल्व इन लाइक सॉल्वेंट। भाई अगर पोलर नेचर का आपके पास सॉल्यूट है और पोलर नेचर का ही आपके पास सॉल्वेंट है तो इजीली डिसॉल्व होगा। बट यहाँ पर तो हमारे पास बोथ ऑफ देम आर आयनिक सॉलिड, ठीक है। तो दोनों आयनिक सॉलिड होने के बाद भी
एक आपका सॉल्युबल है, एक आपका इनसॉल्युबल है। सो फॉर दैट वी नीड टू फिगर आउट सम मोर थिंग, कुछ और चीजें भी समझनी हमारे लिए बहुत जरूरी है किसी भी आयनिक सॉलिड को डिसॉल्व करने के लिए। सो व्हाट आर दोस थिंग्स, सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर हमारे सामने एक एग्जांपल है और ये है हमारे पास NaCl का ब्लॉक। ठीक है, अब NaCl के ब्लॉक में यू नो दैट कि Na एंड Cl आपके इस तरीके से सराउंडेड होते हैं कि एक नेटवर्क बना लेते हैं, 3 डायमेंशन नेटवर्क है ऑपोजिट आयन का, जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर का 6 होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपके ऑरेंज टाइप की जो बॉल्स जैसी दिखाई दे रही हैं स्फेरिकल शेप में, दे ऑल आर सोडियम एंड द बिगर एनायन, एनायन का साइज क्योंकि बड़ा होता है, दे ऑल आर एनायन Cl नेगेटिव। क्लियर? नाउ व्हाट विल हैपन अगर इस, ठीक है, क्वेश्चन इज स्टिल द सेम, MgSO4 आपका MgSO4 इज soluble एंड बेरियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल। तो दोनों जबकि सॉल्ट हैं, क्वेश्चन ये है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो पहले इस टॉपिक को समझते हैं। द बैकग्राउंड हेयर इज द वाटर। ठीक है, आप ऐसा समझ लीजिए कि पूरा बैकग्राउंड जो है वो किसका बना हुआ है, वाटर है, और ये एक आयनिक क्रिस्टल निकल के आया है। ठीक है, एक ब्लॉक है, ये समझ लीजिए एक सॉल्ट है हमारे पास जिसका एक ब्लॉक है। अब डिसोल्यूशन कैसी होगी इसमें कि हमें सबसे पहले इसको लैटिस एंथैल्पी देनी पड़ेगी। देखिए लैटिस एंथैल्पी क्यों, जहां पर आपके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स ज्वाइंट होते हैं सॉलिड स्टेट में, प्लीज रिमेंबर व्हाट आई एम टॉकिंग, सॉलिड स्टेट में जहां पर आपके एटम रहते हैं, दीज प्लेसेस आर नोन एज लैटिस साइट। और ये लैटिस साइट में बहुत बाउंडेड होते हैं, यानी बहुत स्टेबल होते हैं। स्टेबल इसलिए क्योंकि हर पॉजिटिव चार्ज को इसके ऑपोजिट सराउंडिंग में नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है। ठीक, इस तरीके से अट्रैक्ट करता है कि ये परफेक्ट स्टेबल स्टेट में होते हैं। तो इसको, इस पॉजिटिव और नेगेटिव के अट्रैक्शन से बाहर निकालना हमारे लिए काफी डिफिकल्ट होगा। दैट मीन्स इट रिक्वायर्ड सम काइंड ऑफ द एनर्जी। ठीक है ना, जब हम एनर्जी देंगे तो ये एटम्स अपनी प्लेस में वाइब्रेट करेंगे और धीरे धीरे जब हायर एनर्जी गेन करने के बाद सॉल्यूशन में टूटना स्टार्ट कर देंगे, ब्रेक होकर स्टार्ट करना। यू कैन सी द ब्लॉक इज परफेक्ट हियर बट फ्रॉम स्लाइडली हियर इट हैज डिसोसिएटेड, ये धीरे धीरे गायब हो रहा है। तो हुआ क्या, जब इसमें एनर्जी दी तो सारे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन स्लोली स्लोली दे हैव स्टार्टेड कमिंग आउट। ठीक, एंड दिस एनर्जी इज नोन एज लैटिस एनर्जी। दिस इज नोन एज लैटिस एनर्जी और लैटिस एंथैल्पी। सो सो आफ्टर द लैटिस एंथैल्पी का डेफिनेशन यही है कि किसी भी आयनिक सॉलिड को, ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी आयनिक सॉलिड है NaCl और उसको कांस्टेंट गैसेस कैटायन, सी गैसियस कैटायन एंड गैसियस एनायन में कन्वर्ट करने के लिए जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज होती है, दैट इज नोन एज लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, सो अभी हम बाहर से प्रोवाइड करेंगे, लाइक इट कैन बी गिवन एज अ स्टीयरिंग, आप हिला जिसको बहुत शेक कर रहे हैं किसी स्टीयरिंग रॉड से, ठीक है, बाहर से एनर्जी दी जा रही है। तो जब ये एनर्जी इतनी सफिशिएंट होती है कि इसके एटम्स को इसकी लैटिस साइड से बाहर निकाल लिया जा सके, तो इसका मतलब वो आयन गैसेस कैटायन और गैसेस एनायन अब किसके बीच में आ गया है, अब सॉल्वेंट के पास इंटरेक्ट करने के लिए जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या, जब ये सॉल्वेंट से इंटरेक्ट करने जाएगा तो डेफिनेटली यू नो दिस कि वाटर के पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होने की वजह से स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव बिहेवियर होता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस पार्ट में, यहाँ पर हमारे पास ये वाटर के मॉलिक्यूल है, जहाँ पर वाटर आपका जो है ऑक्सीजन है आपका दिस वन एंड दीज आर हाइड्रोजन। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए। तो आप देख रहे हैं ऑक्सीजन स्लाइटली नेगेटिव कैरेक्टर का होता है और ये ब्लॉक जो है NaCl का, तो ऑक्सीजन के जितने भी फेज हैं, है ना, जैसे हमारे पास ये वाला फेज यहाँ इसको ट्रैप कर दिया है, यानी ये सोडियम है, तो इसको यहाँ से ऑक्सीजन ने चारों तरफ से जहां जहां से पॉसिबिलिटी हो सकती है वहां से इसको एक तरीके से इसको ट्रैप कर दिया। रीजन इज व्हाट, जस्ट बिकॉज Na is positive and oxygen is slightly negative. So you can easily see here how the spherical shape of the cation, जो हमारे पास Na पॉजिटिव कैटायन है, वो इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ट्रैप हो गया है। ठीक है, सम अदर ऑक्सीजन एटम है। तो इस तरीके से सेम ऑपोजिट हम किसके लिए देख सकते हैं, वाटर के हाइड्रोजन की तरफ से भी। ठीक है, यू कैन सी द हाइड्रोजन फेज इज हियर एंड दिस इज द एनायन, क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज होता है और ये हमारे पास एनायन है Cl का। तो जहां जहां से पॉसिबिलिटीज है वहां वहां से ये H पॉजिटिव आयन ऑपोजिट फेस करके इसको अट्रैक्ट करके ट्रैप कर रहे हैं। नाउ ड्यूरिंग दिस ट्रैप,
जब ये ट्रैप होता है एक शेल बन गया है, देख सकते हैं आप, इसको बोलते हैं हाइड्रेशन शेल, है ना? तो ये शेल इसके साथ ही कंटिन्यूअस करेगा। अब ये थ्रू आउट द मीडियम यानी थ्रू आउट द वाटर ये इसी तरीके से Cl नेगेटिव एंड पॉजिटिव ये मोबिलिटी शो करेंगे यानी कंटिन्यूअसली मोशन करेंगे, है ना? तो जो हमारे पास Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का डिसोल्यूशन हो गया है ना? जिसको हम सॉल्युबल होना बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि डिसॉल्व हो गया है, वो ये स्टेज है। अब ये इतना माइन्यूट हो गया है कि आपको नेगेटिव ऐसे दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो सॉल्वेंट का साइज़ था उसी के बीच में ट्रैप्ड हो गए हैं, है ना? जो सॉल्वेंट हमारा कौन है? वाटर। तो ये ऑपोजिट आयन चाहे हम Na पॉजिटिव की बात करें या Cl नेगेटिव की बात करें, ये ट्रैप हो गए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ड्यूरिंग दिस फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रेशन शेल यानी जब अब ये हमारा Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव इस थ्रू आउट द मीडियम घूमते हैं, हम इसी चीज को तो बोलते हैं Na पॉजिटिव गैसियस कैटायन की बजाय अब हम यहाँ पर बोलेंगे Na पॉजिटिव गैसियस इंटरेक्शन विद द H2O लिक्विड। अब हम यहाँ पर इसको वर्ड बोलते हैं Na पॉजिटिव एक्वस, को ये बोला जाए। सेम फॉर द Cl ऑल्सो, Cl नेगेटिव गैसेस कैटायन, ठीक है, जैसे ही अप्रोच करे liquid water molecule, now it has become Cl negative aqueous. Now what is the most important thing during the formation of this aqueous and Cl negative, during the formation of this hydration shell, तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि जब ऑपोजिट आयन Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव और यहाँ Na पॉजिटिव और O नेगेटिव जब ये इंटरेक्शन हो रहा था तो इस दौरान काफी एनर्जी रिलीज होती है और इस रिलीज्ड एनर्जी का नाम होता है हाइड्रेशन एंथैल्पी, जो कि नेगेटिव की होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम हाइड्रेशन एंथैल्पी, डेल्टा एच वाई डी, ठीक, एच जो कि एक नेगेटिव की होगी यानी रिलीज हो रही है इस पूरे अट्रैक्शन फिनोमेना में। जब ये हाइड्रेशन शेल प्रिपेयर हो रहा है तो ये एनर्जी रिलीज हो रही है सराउंडिंग में। अब ये रिलीज एनर्जी का क्या काम होता है? यही रिलीज एनर्जी दोबारा रिसाइकिल होकर के लैटिस एंथैल्पी का वर्क करेगी, यानी इट विल बी यूज्ड एज अ लैटिस एंथैल्पी का यूज होगा। इस एनर्जी जो ये एनर्जी रिलीज हो रही है, यही एनर्जी का इस्तेमाल होगा इन कैटायन और एनायन को अपने लैटिस साइड से बाहर निकालने में। तो यहाँ पर कंटिन्यूअसली ये साइकिल चलेगी और धीरे धीरे पूरा क्यूब जो है हमारे पास या पूरा क्रिस्टल जो है सॉल्ट का नेटवर्क सॉलिड स्टेट का, वो डिसॉल्व हो जाएगा। नाउ दिस इज एक्चुअली नोन एज द डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। ठीक है, आई होप दिस इज गेटिंग यू क्लियर। सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है? सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि दोनों फॉर्मेशन में हमारे पास दो तरह की एनर्जी रिलीज हुई। पहली जो एनर्जी रिलीज हुई दैट इज नोन एज पहली जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो थी लैटिस एनर्जी। रिक्वायर्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्लस की हमने दी थी, लेकिन लेटर ऑन जब इंटरेक्शन हुआ सॉल्वेंट से और यहाँ पर जो आपका एक्वस फॉर्मेशन हुआ Na पॉजिटिव एक्वस Cl नेगेटिव एक्वस, तो अब जो एनर्जी रिलीज हुई वो हुई हाइड्रेशन एंथैल्पी। नाउ व्हाट इज द एसेंशियल थिंग रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व? आपके हिसाब से किसी भी सॉलिड क्रिस्टल को अगर डिसॉल्व होना है तो सबसे इम्पोर्टेंट उसके लिए क्या चाहिए? क्या उसके पास लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा हो या हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो? देखिए एक परफेक्ट फॉर्मेशन परफेक्ट डिसोल्यूशन के लिए, ठीक है, फॉर परफेक्ट डिसोल्यूशन यानी किसी भी सॉलिड का आप अगर बहुत अच्छा डिसोल्यूशन चाहते हैं तो उसके पास पहला फैक्टर तो यही है कि उसकी लैटिस एंथैल्पी कम से कम हो। ठीक है, ये बहुत लेस होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, ठीक, सेकंड केस कि हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है, हाइड्रेशन एंथैल्पी यानी ये सॉल्वेशन एंथैल्पी भी कहते हैं इसको। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी और सॉल्वेशन एंथैल्पी ये जितनी ज़्यादा रिलीज हो तो ये फेवर करते हैं डिसोल्यूशन की तरफ। ठीक, जितना ज़्यादा आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी उतना ज़्यादा डिसोल्यूशन होगा, जितनी कम लैटिस एंथैल्पी होगी उतना ज़्यादा डिसोल्यूशन होगा। देखिए क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? अगर लैटिस एंथैल्पी बहुत हाई होगी तो आप इन क्रिस्टल्स इन एटम्स को बाहर कैसे निकालोगे? ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बाहर कैसे आएंगे अगर बहुत ज़्यादा इनको एनर्जी रिक्वायर्ड है, लैटिस एनर्जी। आयनिक सॉलिड से गैसेस कैटायन में कन्वर्ट होने के लिए अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए इनको, तो ये डिसॉल्व ही नहीं होंगे, ये तो इसी स्टेट में रहेंगे। और अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत कम होगी तो वो फर्दर यूज कैसे होगी एज अ लैटिस एनर्जी? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है सॉलिड के, किसी भी सॉल्यूट को, आयनिक सॉल्यूट को स्पेशली डिसॉल्व होना है अगर लिक्विड में, कि उसकी लैटिस एंथैल्पी कम से कम हो और उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा से ज़्यादा हो। नाउ वी कैन इजीली अंडरस्टैंड इन द केस ऑफ MgSO4 एंड बेरियम सल्फेट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बेरियम सल्फेट के केस में क्या प्रॉब्लम थी। यहाँ पर लैटिस एनर्जी बहुत हाई है, ठीक है ना? अब लैटिस एनर्जी इतनी हाई है
कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कैटायन और एनायन अपने लैटिस साइट से बाहर ही नहीं आ रहे, दे आर स्टिल इन द स्टेट ऑफ सॉलिड। वो गैसेस कैटायन और गैसेस एनायन में कन्वर्ट नहीं हो रहे, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि ये भी फॉर्मेट में बोल सकते हैं कि इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत कम है। हाइड्रेशन एंथैल्पी को लैटिस एंथैल्पी से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। हाइड्रेशन एंथैल्पी को अगेन आई एम रिपीटिंग, लैटिस एंथैल्पी से ज़्यादा होना चाहिए। रिक्वायर्ड एनर्जी अगर आपकी रिलीज्ड एनर्जी से ज़्यादा है, जितनी ज़रूरत है एनर्जी और रिलीज एनर्जी से ज़्यादा है, तो इसका मतलब डिसोल्यूशन नहीं होगा। सेम इन द केस ऑफ MgSO4, यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट के केस में यही होता है कि यहाँ पर एनर्जी जो है लैटिस एंथैल्पी की काफ़ी कम होती है और सल्फेट की जो ठीक है, और हाइड्रेशन एंथैल्पी यहाँ ज़्यादा होती है। तो रिलीज एनर्जी का यूज़ होगा लैटिस एंथैल्पी में और सॉल्यूट आपका ज़्यादा से ज़्यादा डिसॉल्व होगा। आई होप दिस इज गेटिंग यू क्लियर कि क्यों हम बोल रहे थे। नाउ लेट्स सी द अदर फैक्टर्स हियर। नाउ द अनदर फैक्टर इज द टेम्परेचर फैक्टर। सी डेफिनेटली टेम्परेचर फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी सॉल्यूट को अगर हम डिसॉल्व करना चाहते हैं और एक एक्सेस क्वांटिटी से ज़्यादा डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो हमें उसमें क्या करना है, टेम्परेचर को बढ़ा देना है, ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देना है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्यूट आपका ज़्यादा डिसॉल्व क्यों हो जाता है? देखिए रीज़न ये है कि अगर हम टेम्परेचर देते हैं तो ऑल दोज थिंग जो हम बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे कि लेटिस एनर्जी के लिए चाहिए, वो सारी एनर्जी इनको हम बाहर से सराउंडिंग से प्रोवाइड कराते हैं सॉल्यूट्स को। तो इनकी वाइब्रेशनल एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। स्लोली स्लोली लेटिस एनर्जी का भी अरेंजमेंट हो जाता है और इस ये फेवर करता है आपका डिसोल्यूशन में। यानी टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिसोल्यूशन। बट यहाँ पर भी कंडीशंस है। देखिए नेचर है, कई रिएक्शंस में हर तरह का सॉल्ट एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर। बात ये है कि हमारे पास जो डिसोल्यूशंस है उसमें हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप के आपके पास सॉल्ट होते हैं। देखिए अगर आपके पास सॉल्ट लाइक NaCl, ठीक है, टेम्परेचर फैक्टर वैसे तो बहुत अच्छा है, इसमें तो आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लैटिस एनर्जी का काम करेगा। लेकिन ये फैक्टर भी आपका कहीं पर क्वेश्चन मार्क लगता है जब अगर आप डिफरेंट सॉल्ट की स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप NaCl या फिर आप KCl और KNO3, इन तरह के सॉल्ट को आप स्टडी कर रहे हैं यानी डिसॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ क्या केस है कि रिलीज एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। यानी ये जो है इनकी एनर्जी जो है सॉरी एंडोथर्मिक है, मतलब इनको एनर्जी की रिक्वायर्ड है, रिलीज नहीं कहेंगे। इनकी प्रोसेस जो है कंप्लीटली एंडोथर्मिक है। डेल्टा एच इनका डिसोल्यूशन में अगर NaCl डिसॉल्व होता है Na पॉजिटिव एंड NaCl Cl नेगेटिव में, तो यहाँ डेल्टा एच जो है वो आता है पॉजिटिव। अब इसकी नेचर ये है कि जब ये रिलीज करेंगे तो डेल्टा एच काफ़ी पॉजिटिव है। समझ सकते हैं डेल्टा एच पॉजिटिव है, ठीक है ना। एंथैल्पी, टोटल एंथैल्पी जो है, टोटल एंथैल्पी, यहाँ पर मैं कोई इंडिविजुअल एंथैल्पी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर हाइड्रेशन एंथैल्पी और या फिर हम लैटिस एंथैल्पी की बात नहीं करते। देखिए अगर आप इसके कंप्लीट डिसोल्यूशन को देखेंगे तो बहुत सारे फिगर्स उसमें वर्क करते हैं। मोस्टली तो दो इंपॉर्टेंट यही है। तो हमें यहाँ पर तो ओवरऑल एनर्जी जो है इसकी पॉजिटिव आई है, ठीक है, पॉजिटिव, यानी इसकी लैटिस एंथैल्पी इनकी काफ़ी ज़्यादा है। तो लैटिस एंथैल्पी इनकी ज़्यादा है, ठीक है, और हाइड्रेशन एंथैल्पी कम। अब आप समझिए कि अगर हम इसको डिसॉल्व करना चाहते हैं, इनकी लैटिस एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा है और हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है, दैट मीन्स इनके पास क्या है कि डेल्टा एच पॉजिटिव आ रहा है, तो इनको एनर्जी चाहिए, इनको टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। यानी यहाँ टेम्परेचर जो है वो सपोर्ट करेगा, फेवर करेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, सॉल्युबिलिटी के, ठीक है। टेम्परेचर फेवर्स हियर इन दीज केसेस, किन केसेस में, NaCl KCl KNO3, यानी फॉरवर्ड प्रोसेस होगी क्योंकि डेल्टा एच पॉजिटिव है। आप जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, ये NaCl ब्रेक होगा और डिसॉल्व होगा। बट अगर आपके पास कुछ ऐसे केसेस आ जाएं लाइक वी हैव अ सॉल्ट जिनमें हमारे पास ऑलरेडी एनर्जी रिलीज होती है, लाइक एग्जाम्पल इज Na2CO3। अब Na2CO3 का केस ये है कि जब ये डिसोशिएट होगा टू Na पॉजिटिव और आपका 2Na पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव, सो यहाँ पर हमारे पास जो एंथैल्पी है डेल्टा एच वो नेगेटिव है। यानी इसका नेचर ये है कि ये रिलीज एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो डेफिनेटली हम समझ सकते हैं रिलीज एनर्जी हाइड्रेशन का केस था, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी इसकी ज़्यादा रही होगी, इसकी लैटिस एंथैल्पी कम रही होगी, तो है ना, इसकी लैटिस एंथैल्पी काफ़ी कम रही होगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा रही होगी। अगर आप इस केसेस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे, नहीं, इस केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिलीज एनर्जी का यूज़ क्या करेंगे, रिलीज एनर्जी कहाँ को यूज़ हो रही है, आपकी बैक में यूज़ हो रही है ना। तो ऐसे केसेस में आपका जो रिएक्शन का नेचर है वो बैकवर्ड हो जाएगा। सो दिस इज ऑल
अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल यही कहता है कि टेम्परेचर फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कंडीशन इज कि पहले पता करो कि टेम्परेचर फैक्टर में एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है। इफ देयर इज एंडोथर्मिक तो टेम्परेचर जो होगी आपकी डिसोल्यूशन में जाएगी, ठीक है। यानी अगर आप एंडोथर्मिक केसेस में टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाना आपके लिए क्या है कि नेगेटिव है। सो दिस तो टेम्परेचर रेज्ड तो हीट एनर्जी जो होगी आपकी फॉरवर्ड होगी, फेवर करेगी। ये केस होगा जब आपके पास सॉल्ट होंगे NaCl KCl, और यहाँ पर इन केस अगर आपके पास Na2CO3 वगैरह है, जिनमें क्या होता है राइज इन टेम्परेचर जो होगा वो रिवर्स कर देगा, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी रिएक्शन से एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज हो रही है। तो टेम्परेचर फैक्टर जो है यहाँ रिवर्सिबल प्रोसेस यानी आपका डिसोल्यूशन प्रोसेस होगी। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि टेम्परेचर फैक्टर आपके कैसे काम करते हैं इनडायरेक्टली, ये डिपेंड करते हैं आपके एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में, ठीक। सो दिस इज द इक्विलिब्रियम nature of the reaction depending on the exothermic and endothermic. Now let's talk about the solubility in the liquid state, यानी जिस समय आपके पास solute भी liquid है और solvent भी liquid है, ठीक। तो देखिए वैसे तो सॉरी solvent, तो कुछ पॉइंट्स हैं कि लिक्विड्स जब मिक्स होते हैं तो ये एक दूसरे की प्लेस ले लेते हैं। सपोज आपके पास ये वाटर है और यहाँ पर H2O के मॉलिक्यूल सारे हैं, ठीक। तो H2O के मॉलिक्यूल जितने भी होंगे इसमें अगर आप दूसरा लिक्विड एक्सर्ट करेंगे लाइक C2H5OH इथेनॉल, तो ये एक दूसरे की प्लेस लेकर के इस तरीके से मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन मिक्स की जो कंडीशन है वो कंप्लीट भी हो सकती है, ठीक है। ये कंप्लीट मिसिबल भी हो सकते हैं लाइक बेंजीन को कार्बन टेट्राक्लोराइड में या फिर अल्कोहल को वाटर में। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां पर हमारे पास पार्शियल मिसिबिलिटी देखने को मिलती है, यानी 100% सॉल्युबिलिटी नहीं मिलती है लिक्विड लिक्विड केस में। एग्जाम्पल इज इथीन एंड वाटर। अगर आप इथीन को वाटर में डालेंगे तो वो डिजोल्व तो होगा लेकिन बहुत पार्शियल होगा। सेम इन द केस ऑफ फिनॉल एंड वाटर। अब ऐसा क्यों हो रहा है, कि क्या रीजन है इनके पीछे कि कुछ हमारे पास ऐसे केस हैं जो कि आपके पास कंप्लीटली डिसॉल्व हो जा रहे हैं, कंप्लीटली मिसिबल है, लेकिन कुछ आपके पार्शियल मिसिबल। तो ये ना होना मिसिबल और मिसिबल होना, इसके लिए हमें आगे कुछ अदर्स फैक्टर को हमें डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। दो फैक्टर्स की हमें पहले कुछ उसके लिए ये पता करना पड़ेगा कि आइडल सॉल्यूशन और नॉन आइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो वो इसी सीरीज में आगे को मिलेगा, तब ये जो है बेटर समझ में आएगा कि लिक्विड इन लिक्विड की सॉलिबिलिटी क्या है। सो फॉर दैट वी हैव टू वेट फॉर अ व्हाइल कि नॉन आइडियल और आइडियल सॉल्यूशंस क्या होंगे, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर लगभग उसी में आएगा। तो हम तब बात करेंगे कि आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो होते हैं वहाँ कैसे बिहेवियर होता है। नाउ लेट्स सी द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। यानी हमारे पास सॉल्यूट है गैस, सॉल्यूट इज गैस एंड लिक्विड इज सॉल्वेंट। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखिए सीधी सी बात है, आपके पास एक लिक्विड कंपोनेंट है, ठीक, और उसमें जो है हमारे पास गैसेस डिसॉल्व्ड है। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको स्टार्टिंग करूं तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक्वेटिक लाइफ होती है। तो एक्वेटिक लाइफ में आप देखते हैं कि जितने भी हमारे पास जो एक्वेटिक क्रिएचर्स हैं, जैसे कि हमारे पास फिश है या फिर प्लांट्स हैं, तो ये सब वहाँ कैसे ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं। तो डेट मीन द ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है वो इसमें डिसॉल्व्ड है, ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व्ड है, और इसी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को ही यूज किया जा रहा है ये इन एक्वेटिक लाइफ के द्वारा। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम कि जो ये कहा जाता है कि कई जगह जो है ड्यू टू द टॉक्सिसिटी या ड्यू टू द लो अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन कई फिशेस जो है उनकी डेथ हो जाती है, फिश, ठीक है ना। कई जगह, ठीक है ना, जो बहुत ज़्यादा फिश का जो है यूज़ करते हैं, उनको जो है उनका जो है अच्छे से अरेंजमेंट करते हैं, वहाँ को ये देखने को मिलता है कि ऑक्सीजन की कमी से कभी-कभी उनकी जो है बहुत ज़्यादा डेथ भी देखने को मिलती है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ द लो डिसोल्यूशन ऑफ द ऑक्सीजन। अब नेचर में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो एक्सर्ट होता है, और इसी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जितने भी लेक्स हैं, रिवर हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड है, ठीक है? जस्ट बिकॉज़ उसमें से प्रेशर पड़ रहा है। हालाँकि ये फैक्टर्स देखेंगे। तो इसी प्रकार जो है गैस डिसॉल्व होती है। लाइक अदर केस जो है हमारे पास कोल्ड ड्रिंक में हम देखते हैं कि इसमें से हमारे पास CO2 जो है ना? CO2 यूज़ होती है सोडा बॉटल में या कोल्ड ड्रिंक में, वो कंप्रेस्ड होती है, तो CO2 डिसॉल्व्ड है लिक्विड में, है ना? तो सबसे पहला फैक्टर यही है, इसमें कुछ फैक्टर्स है जिससे सॉलिबिलिटी जो है आपकी गैस की इफेक्ट करती है, ये तो हम समझ गए, गैस इन अ लिक्विड।
ठीक है, गैस लिक्विड में डिसॉल्व होती है, ठीक। और ये हमने इसके जो फैक्टर्स हैं, सबसे पहले है नेचर ऑफ द गैस, कि क्या नेचर है जिसमें गैस डिसॉल्व होती है, ठीक। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को देखेंगे एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर को भी मेजर किया जाएगा। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ द गैस एंड सॉल्वेंट से। सो नेचर ऑफ गैस एंड द सॉल्वेंट, कि क्या नेचर होना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल से बात करें कि हमारे पास जैसे कि कुछ गैसेस हैं, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर नेचर ऑफ द गैस एंड सॉल्वेंट। गैसेस हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल NH3, और बात करें सल्फर डाइऑक्साइड, कुछ गैसेस हम HCl की लें, तो ये सारी गैसेस जो होती हैं पोलर नेचर की हैं, ठीक है। इनमें पोलैरिटी डेवलप्ड है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव इनमें पोल्स बने, ठीक। तो ये पोलर नेचर होने के कारण क्या है कि इजीली, ये बहुत इजीली आपस में लिक्विफाइड भी हो जाती है, ठीक है। इजीली लिक्विफाइड, क्योंकि इनके पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इजीली लिक्विफाइड होने की वजह से डिजॉल्व इन द पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। किसी भी पोलर सॉल्वेंट में ये इजीली डिसॉल्व हो जाती हैं, ठीक, लाइक वाटर, क्योंकि हम जानते हैं वाटर का नेचर क्या है, पोलर डेवलप्ड है। अगर हम वहीं एग्जाम्पल में देखें कि कुछ गैसेस हमारे पास CO2 हैं, तो ये डिसॉल्व आपकी डिसॉल्व इन द अंडर द प्रेशर, यानी इनको जो है काफी प्रेशर लगा के डिसॉल्व करना पड़ता है। देखिए क्यों, आप जानते हैं CO2 का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, वो एक लीनियर शेप का होता है। डाइपोल फॉर्मेशन तो होता है इसमें, मतलब कि मतलब इसमें पोलैरिटी डेवलप्ड तो रहती है, लेकिन वो नेट पोलैरिटी जो है इसकी जीरो होती है, यानी इसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है एक तरीके से, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो इसको डिसॉल्व कराने के लिए हमें हाई प्रेशर की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। बहुत हाई प्रेशर लगाएंगे तब जाकर के गैस जो है डिसॉल्व होगी, क्योंकि ये गैस इजीली लिक्विफाइड नहीं हो पाती, आपस में लिक्विफाइड भी नहीं हो पाती है, ठीक। तो लिक्विफाइड नहीं हो पाती, तो इसको डिसॉल्व करना ऊपर से नॉन पोलर है ना। तो नॉन पोलर होने की वजह से ये थोड़ी अनडिसॉल्व रहती है, तो इसके लिए प्रेशर की जरूरत होती है। लेकिन जो गैसेस हमारी बिल्कुल ही इजीली बहुत रेयर लिक्विफाइड होती है, यानी जो नेचर में कितने, अगर 0 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस में भी आप देखोगे, उस टेम्परेचर में भी वो गैस फॉर्म में, लाइक हाइड्रोजन, ठीक, लाइक N2, लाइक CH4, ये वो गैसेस हैं जो कि आपकी इजीली लिक्विफाइड नहीं होती है, ठीक है। अब ये इजीली लिक्विफाइड नहीं और कंप्लीट नॉन पोलर की होती है, ठीक है। ये नॉन पोलर नेचर की है, तो ये आपके वाटर में डिसॉल्व नहीं होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द नॉन पोलर नेचर, है ना। तो CO2 गैस जो है, हालांकि ये भी आपकी नॉन पोलर है, लेकिन क्या है कि इसको डिसॉल्व करना थोड़ा हमारे लिए इजी पड़ता है, क्योंकि हम मतलब इजी तो नहीं कह सकते, हम ये कहेंगे कि इसको बहुत हाई प्रेशर में डिसॉल्व किया जा सकता है। लेकिन हाइड्रोजन और N2 गैसेस, इनको हाई प्रेशर में भी डिसॉल्व करना, वैसे तो हाई प्रेशर में किसी भी गैस को डिसॉल्व किया जा सकता है जब तक कि वो प्रेशर मेंटेन्ड हो, ये फैक्टर तो वैसे दोनों में काम करेगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर ओवरऑल तो ये कह सकते हैं कि CO2, H2 और N2 और CH4 ड्यू टू द नॉन पोलर नेचर, ये वाटर वाले सॉल्वेंट में तो डिसॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। सो दिस इज द फैक्टर व्हेन द नेचर ऑफ द गैस इज एंड द सॉल्वेंट ऑफ द लिक्विड। दूसरा फैक्टर जो है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में देखें कि क्या टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है या इफेक्ट पड़ता है। अगर हम देखें गैस और ये लिक्विड, अगर हम दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, तो ये एक डिसॉल्व्ड गैस बनाएगा, यानी जिसको हम सॉल्यूशन बोल रहे हैं, ठीक, डिसॉल्व्ड गैस। अब ये डिसॉल्व्ड गैस, यानी जिस समय सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ, इसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं, उस समय एंथैल्पी क्या थी। अगर एंथैल्पी नेगेटिव है आपकी, ठीक, तो फिर हम इसमें ये देखेंगे कि एक्सोथर्मिक नेचर होने की वजह से, ठीक है ना, एक्सोथर्मिक नेचर होने की वजह से जो गैस जो होती है कॉन्ट्रैक्ट करती है, और गैस के कॉन्ट्रैक्शन से जो वॉल्यूम होता है ना, क्योंकि देखिए एक्सोथर्मिक नेचर है, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से, नेचर तो एक्सोथर्मिक है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस क्या होगी आपकी, रिवर्स स्टेट में आ जाएगी। ये समझ लीजिए, जब गैस किसी लिक्विड में है तो लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में है गैस, और ये चारों तरफ से लिक्विड है ना, लिक्विड। अब जब आप टेम्परेचर देंगे तो टेम्परेचर देने से क्या होगा, देखिए एक तो पहले से एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी काफी ज्यादा रिलीज हुई है। आप टेम्परेचर देंगे तो इनके बीच में एक्सपेंशन होगा, गैस के मॉलिक्यूल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, है ना। और जब ये एक्सपेंशन हो जाएगा तो इनको स्पेस मिल जाएगी, और स्पेस मिलने के बाद ये फिर से वाइब्रेट करके एस्केप होने के लिए रेडी हो जाएंगे, यानी एटमॉस्फेयर में इजीली एस्केप हो जाएंगे।
तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज कर जाती है। ये आपको समझना है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। लास्ट फैक्टर है आपका कि हाउ द प्रेशर इज अफेक्टेड। देखिए प्रेशर का इफेक्ट का इसमें हेनरी लॉ का भी रोल आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास। एक बीकर में कुछ गैसेस जो हैं वो डिसॉल्व होती हैं किसी P1 प्रेशर में, ठीक है। अब अचानक जब हम इसमें प्रेशर बढ़ाने लग जाते हैं यानी P1 से P2 करते हैं, तो जो नंबर ऑफ गैस के मॉलिक्यूल हैं उनका रेट बढ़ गया है डिसोल्यूशन का, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में डिसॉल्व हो गई हैं। ये बात समझना है कि जब भी किसी भी इंडिविजुअल प्रेशर में, चाहे कोई भी प्रेशर हो, चाहे प्रेशर P1 हो या P2 हो, वो बात अलग है, P2 ज़्यादा है। यहाँ पर एक स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम आती है, मतलब गैसेस डिसॉल्व भी हो रही हैं और डिसॉल्व गैसेस बाहर भी आ रही है, डिसॉल्व भी हो रही है, बाहर भी आ रही है। बट यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम होगा ना वो शिफ्ट हो जाएगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस जो होंगी वो क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है। होने में यहाँ पर भी कुछ गैसेस आपकी इक्विलिब्रियम स्टेज में आती हैं, लेकिन जो अमाउंट होगा गैस के पार्टिकल्स का, मॉलिक्यूल का, वो ज़्यादा डिसॉल्व होगा। तो हम यह कह सकते हैं कि प्रेशर अबव द सॉल्यूशन इज रिलीज्ड, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी आपकी क्या होगी, गैस की डिक्रीज हो जाएगी। और एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। देखिए टेम्परेचर का केस तो मैं बता चुका हूँ, वाइब्रेट करने लग जाएंगे मॉलिक्यूल। जो वॉल्यूम इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एक दूसरे से अट्रैक्ट करके, वो अब एक्सपेंड करने लगेगा और मॉलिक्यूल फैलने लग जाएंगे, वाइब्रेट करेंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वो अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ते हुए बाहर निकल जाएगा, तब जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे। लेकिन सेम केस गैस का भी, प्रेशर का भी, अगर आप बिल्कुल ही प्रेशर नहीं लगाएंगे तो मॉलिक्यूल फ्रीली एस्केप होने के लिए चले जाएंगे क्योंकि अपनी सफिशिएंट एनर्जी है उनके पास। तो हेनरी लॉ यहाँ पर यही कहता है कि जो मास है गैस का जो डिसॉल्व हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर ऑफ लाइट के। बहुत सिंपल लॉ तो इसका ये है, किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर में, ये याद रखना, टेम्परेचर फैक्टर को कांस्टेंट रखना। क्योंकि टेम्परेचर अगर आपका चेंज होगा तो फिर वो फैक्टर डिसोल्यूशन का लागू नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर अपने आप में एक ऐसा फैक्टर है जो डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी गैस की जो। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हेनरी लॉ का, कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी आपको कंटिन्यूअसली टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी में फर्क पड़ेगा। तो इसको अदर टर्म में समझाने के लिए हेनरी ने ये भी कहा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। देखिए एक चीज और समझनी है कि यहाँ पर जितने भी गैस के मॉलिक्यूल हैं वो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे वो इंडिविजुअल प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जिसको हम टोटल प्रेशर बोलते हैं वो इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर है, वही उसका पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ ये भी कहा जा सकता है कि जो पार्शियल प्रेशर है गैस का, ठीक, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक, is directly proportional to the mole fraction of the gas, is directly proportional to the mole fraction of gas, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। मतलब कि जितने ज्यादा यहाँ पर गैस के पार्टिकल प्रेजेंट होंगे उतना ज्यादा पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। तो किसी भी सॉल्यूशन में जितने ज्यादा यहाँ पर मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, नहीं समझे, अगर आपके पास ये लिक्विड है, ठीक है, हम कंसिडर करते हैं ये लिक्विड और इस लिक्विड में प्रेजेंट गैस के पार्टिकल, लिक्विड से ऊपर वालों को नहीं। तो यहाँ जितने ज्यादा नंबर ऑफ गैस के मॉलिक्यूल आएंगे, फ्रैक्शन बढ़ गया, उतना ज्यादा क्या प्रेशर एक्सर्ट नहीं होगा, होगा ना, उतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन अगर बढ़ गया तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस वो भी क्या है, बढ़ जाएगा, ठीक। क्योंकि गैस का अब हम एक्सप्रेस तो मोल फ्रैक्शन में ही करेंगे ना। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के सम के बराबर। ये नंबर ऑफ, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस यानी पार्शियल प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के है, ठीक है। मैं इसको पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस से डिनोट कर देता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। तो यहाँ पर इस प्रोपोर्शनलिटी की कांस्टेंट को हटा देंगे तो हमें KH मिल जाएगा, जो हमें बताएगा कि ये क्या है, हेनरी कांस्टेंट, दिस हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको अगर आप समझना है तो कांस्टेंट कैसे है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इज इक्वल टू KH, ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस जो है फॉर यूनिट मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के, जो कि एक फिक्स वैल्यू देगा, ठीक। तो जितने भी हमारे पास मोल हैं, किसी पर्टिकुलर मोल में जो पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट होगा वो फिक्स होगा, तो वो क्या होगा, एक तरीके से फिक्स। अब इसी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर इन द फॉर्म ऑफ हम ये कहें कि
गैस के मॉलिक्यूल यहाँ पर जो है प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिनको हम पार्शियल प्रोसेस बोल रहे हैं, यहाँ डिसॉल्व्ड स्टेट में है, ठीक। तो जितने ज़्यादा मोल फ्रैक्शन आएंगे उतने ज़्यादा यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के है। एक चीज़ ये समझनी है एक तरीके से कि जितनी ज़्यादा हमारे पास KH की वैल्यू आएगी, वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी ज़्यादा वैल्यू KH की आएगी उतना ज़्यादा जो है, उतना लेस जो है सॉल्युबिलिटी होगा किसी भी सॉल्वेंट में, ठीक है। किसी भी गैस की वैल्यू जो है KH पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी सॉल्युबिलिटी को हम कहें वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है KH के। अगर हम सिंपल भाषा में ये कहें, सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द KH। देखिए जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा यहाँ, ठीक, ठीक, अगर जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा यानी गैस मौजूद है, प्रेजेंट है सरफेस से ऊपर और वो खूब प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि KH की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी इस फॉर्मूले से, मोल फ्रैक्शन उतना ही कम, है ना। मोल फ्रैक्शन मतलब गैस में गैस के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं जो सॉल्वेंट में। मोल फ्रैक्शन कहाँ से आया, देखिए मोल फ्रैक्शन कैसे है, नंबर ऑफ गैस अपॉन नंबर ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, यानी प्रेजेंट है ना वाटर मॉलिक्यूल, जो वाटर मॉलिक्यूल में के बीच में प्रेजेंट है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल है किसके हैं, वाटर और गैस के हैं टुगेदर, उसमें से किसी एक का फ्रैक्शन निकालना है तो गैस का फ्रैक्शन निकालना है तो नंबर ऑफ गैस अपॉन नंबर ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ गैस। तो यहाँ ये समझना है कि पार्शियल प्रेशर की जितने बड़ी आपकी KH वैल्यू आ रही है, इसका मतलब उतनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू किसकी आ रही है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द सॉल्वेंट, अबव द सॉल्वेंट, और उतनी वैल्यू कम आएगी आपकी मोल फ्रैक्शन की। तो ये समझना है सॉल्युबिलिटी जो है KH की, हायर द वैल्यू ऑफ KH लेसर विल बी द सॉल्युबिलिटी, ठीक। तो यहाँ पर एक डेटा से समझते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास एक H2 है और एक N2 ले लेते हैं, ठीक। दोनों का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम है, टेम्परेचर दोनों के लिए कांस्टेंट है 293 केल्विन, और यहाँ पर हमारे पास जो KH की वैल्यू मिल रही है वो KH की वैल्यू मिल रही है 69 और यहाँ पर N2 के लिए मिल रही है 76, ठीक। इसी प्रकार हमें ये पता लगता है, और वहीं पर ही अगर हम CO2 का देखें, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो CO2 की वैल्यू जो है काफ़ी, ये आ रही है आपकी 1.67, यानी बहुत कम। ये समझ लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है किसमें, सॉल्यूशन में, और ऊपर जो गैस प्रेजेंट है वो कम है। अब पीएच की वैल्यू यानी पार्शियल प्रेशर तो तभी बढ़ेगा जब नंबर ऑफ गैस के मॉलिक्यूल अबव द सॉल्वेंट ज़्यादा हो और सॉल्यूशन में जो गैस क्या है कम हो। तो जितने कम होंगे नीचे यानी सॉल्यूशन में कम होंगे, इसका मतलब सॉल्यूशन से ऊपर जो है गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा है, KH की वैल्यू ऑटोमेटिकली ज़्यादा आ जाएगी, यानी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर। तो हमें सबसे पहले जो है सबसे अच्छी सॉल्युबिलिटी के हिसाब से देखा जाए KH की वैल्यू पे, CO2 सबसे अच्छा सॉल्युबल है, फिर उसके बाद N2, ठीक, सॉरी H2 की वैल्यू आई है, H2 की वैल्यू कितनी आई है, 69 आई है, ठीक, 69 H2 एंड देन N2। तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KH लेसर विल बी इट्स सॉल्युबिलिटी, ये आपको याद रखना है। सेकंड फैक्टर, टेम्परेचर जो होगा वो डिक्रीज कर देगा सॉल्युबिलिटी को, काफ़ी अच्छा डिक्रीज करता है, ये आप जानते ही हैं, जस्ट बिकॉज वाई, वो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि मॉलिक्यूल्स को काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है, वो आपस में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस काम कर रहे हैं उनको ब्रेक करते हैं और फ्रीली एस्केप हो जाते हैं सरफेस में। आई होप दिस इज द हेनरी लॉ क्लियर टू यू। एप्लीकेशन की बात करें, कहाँ कहाँ हेनरी लॉ यूज़ होता है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट तो इसका यूज़ जो है CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक। तो CO2 जो उसके अंदर सील्ड होती है वो हाई प्रेशर में सील्ड होती है, यानी कोई भी आप सॉफ्ट ड्रिंक का नॉब ओपन करते हो तो एक फिज वॉइस के साथ जो है गैस बाहर आती है, सोडा वाटर, ये वो इसलिए क्योंकि जब गैस इसमें डिसॉल्व की जाती है तो वहाँ पर वो हाई प्रेशर में डिसॉल्व होती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूबा ड्राइवर्स जो होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन, स्कूबा ड्राइवर्स जो होते हैं ना, जो कि डाइविंग करते हैं, तो स्कूबा ड्राइवर्स क्या करते हैं कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन को यूज नहीं करते। देखो कैसे, इसके कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए हम जैसे जैसे सरफेस से नीचे जाते हैं, ओशन लेवल में नीचे जाते हैं, ये ओशन है, और स्कूबा ड्राइवर जो है अपनी हाइट के अनुसार, मतलब डेप्थ के अनुसार जितना ज़्यादा नीचे जाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर ऑफ द लिक्विड जो है इन पर रेस करते रहेगा, क्योंकि देखिए जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे वैसे वैसे लिक्विड इनके ऊपर आता रहेगा जिससे प्रेशर क्रिएट होगा, और ये अपने साथ जो ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाएंगे वो ऑक्सीजन की क्वांटिटी भी जो है ज़्यादा अमाउंट में इनके ब्लड में डिसॉल्व होगी, ठीक है ना, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा हो गया है, हेनरी लॉ अप्लाई हो रहा है, मास ऑफ गैस डिसॉल्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर।
अब आपको ये समझना है कि जो नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन गैस जो है वो ब्लड में डिसॉल्व नहीं होती है। ऑक्सीजन गैस तो जो है हीमोग्लोबिन बनाती है, बट नाइट्रोजन रिमेन नाइट्रोजन इन द सॉल्यूशन। ठीक है। अब जब क्या होता है कि यही स्कूबा ड्राइवर जब वापस अपनी सरफेस में आता है तो सरफेस में प्रेशर है लेस, तो जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ N2 है ना, वो क्या करता है कि धीरे धीरे इतनी स्पीड से, धीरे धीरे तो नहीं कह सकते, बहुत फास्टली जो है ब्रीदिंग में बाहर आती है गैस, जिससे एक पेन होता है। ठीक। और इस तरह के पेन को भी कुछ सिकनेस बोला जाता है, इसको डीकम्प्रेशन सिकनेस बोला जाता है। ठीक है, कुछ बेंड्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर इस नाइट्रोजन को अवॉइड करने के लिए इसमें हीलियम यूज की जाती है। हीलियम, अब देखिए हीलियम क्यों यूज की जाती है, रीजन इज वेरी क्लियर। इसकी जो KH वैल्यू है वो 144.97 है, बहुत ज्यादा KH वैल्यू है। यानी ये कम से कम डिजोल्व होती है, ये वाटर में डिजोल्व ही नहीं होती, यानी ब्लड में डिजोल्व, लिक्विड में डिजोल्व ही नहीं होगी। तब गैस डिजोल्व नहीं हुई लिक्विड में, तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं करेगी, नाइट्रोजन ज्यादा डिजोल्व हो जाएगी। और जब ब्रीदिंग में बाहर आएंगी, देखिए ऑक्सीजन तो यूज हो जाएगी, बट नाइट्रोजन इज नॉट इन द यूज ना, वो तो वैसे ही बाहर आती है। जब भी हम एटमॉस्फेयर में, अभी सराउंडिंग में भी हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन भी इनहेल कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन वैसे की वैसे ही बाहर आ जाती है। बट क्या होता है कि जब एट द डेप्थ बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो नाइट्रोजन डिजोल्व हो जाएगी, तो वो एक सिकनेस करती है, जैसे ही बाहर आए सरफेस में, तो वहां से पेन होता है उसमें से, जब गैस रिलीज होती है बायोलॉजिकली। ठीक है। हाई एल्टीट्यूड में जो है पार्शियल प्रेशर जो है गैस का काफ़ी लो होता है ऑक्सीजन का। ठीक। ग्राउंड लेवल से, तो इससे जो है एक एनोक्सिया सिकनेस होती है, लो ब्लड ऑक्सीजन। इसीलिए हम देखते हैं कि जब एवरेस्ट की क्लाइंबिंग क्लाइंबिंग की जाती है किसी भी हाई एल्टीट्यूड की, तो वहाँ पर ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करते हैं, जस्ट बिकॉज उसमें वहाँ ऑक्सीजन की कमी, एक्चुअली में कमी क्या हुई, जस्ट बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर, वहाँ बहुत अमाउंट में, कम अमाउंट में ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है। तो एनोक्सिया क्या होता है प्रॉब्लम, इससे इसको बचाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी किए जाते हैं ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई कंटिन्यूसली होती रहे। नाउ लेट्स कम टू द लिमिटेशन ऑफ द हेनरी लॉ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सबसे पहली बात कि ये जो होता है क्लोजली अप्लाई टू द आइडियल बिहेवियर। ठीक है, मतलब जो लगभग आइडियल बिहेवियर पर शो करे। अब आइडियल बिहेवियर के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, जो ऑल गैस लॉस फॉलो करती हैं। एट मॉडरेट टेम्परेचर एंड द प्रेशर, टेम्परेचर का और प्रेशर जो है मॉडरेट होना चाहिए, यानी बहुत हाई टेम्परेचर नहीं और बहुत लो टेम्परेचर नहीं। बहुत हाई टेम्परेचर होगा तो गैस तो वैसे ही डिजोल्व नहीं होगी, और बहुत हाई प्रेशर होगा तो क्या होगा, हाई अमाउंट की जो गैस जो है वो डिजोल्व हो जाएगी, है ना। अब सोचिए अगर कोल्ड ड्रिंक में जो गैस डिजोल्व की जाती है अराउंड, जैसे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी हमारे सराउंडिंग में हमें लग रहा है, एक्सर्ट हो रहा है, तो कोल्ड ड्रिंक में लगभग 2 के नियरली 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर उसमें प्रेशर लगा जाता है। अब बहुत हाई प्रेशर होगा तो बहुत हाई अमाउंट की गैस डिसॉल्व हो जाएगी ना। ठीक। तो ये भी नहीं होता है, जितने भी हम एक्वेटिव लाइफ देखते हैं उसमें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में गैस डिसॉल्व है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द सॉल्वेंट इज लो। ठीक। इट अप्लाइज किस में, कि जिसमें सॉल्वेंट में जो गैस की सॉल्युबिलिटी काफी लो हो। दूसरा, यानी मॉलिक्यूल्स का यहाँ पर जो है सबसे इम्पोर्टेंट कि किसी भी लिक्विड में कोई कंपाउंड ना बनाए। देखिए यहाँ पर अगर आप अमोनिया गैस लेते हैं, सपोज एक अमोनिया गैस ली जाए, तो अमोनिया गैस क्या करेगी, वाटर के साथ अमोनियम बना देगी। तो यानी अब वो एक अमोनिया के फॉर्म में नहीं है, वो अमोनियम के फॉर्म में है ना। तो अमोनिया या फिर HCl, ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ये रिएक्ट करके कंपाउंड बना देंगे, अभी अमोनिया गैस नहीं रह गई है। भाई ये गैस तो तभी होती है ना जब वाटर में भी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, इन वाटर में भी जो है NH3 ही रहे। बट ये तो NH3 में H2O के साथ मिल करके क्या बना रहा है, NH4 पॉजिटिव। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ये गैसेस को यूज नहीं करते, यानी ये लॉ वहां अप्लाई नहीं होता है जहां पर गैसेस जो है सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करती हैं। थर्ड एंड वेरी लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई गैस जो है वो डू नॉट डिसोशिएट और एसोसिएट ऑन डिसॉल्विंग इन द सॉल्वेंट, यानी गैस का जो डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। ठीक है। इट इज सिमिलर टू द मेकिंग अ कंपाउंड ओनली, यानी गैस वहां जाके डिसोसिएट हो जाए पर्टिकुलर आयंस में। देखिए उससे क्या होगा, नंबर ऑफ वो फॉर्मेट, वो जो लॉ है वो अप्लाई हेनरी लॉ नहीं होता है। ठीक है। तो गैस को वहाँ किसी भी, तो उसको गैस फेज में ही रहना है, द गैस हैज द सेम मॉलिक्यूलर स्टेट इन द लिक्विड से। यानी अगर अकेले जैसे सिंपल अलोन में वो गैस है, तो उसको सॉल्वेंट में रहना के बाद भी गैस ही रहना पड़ेगा। ये नहीं कि वहां जाकर के गैस के पार्टिकल्स टूटने लग गए हैं, जैसे कि H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन जाएंगे HCl गैस में, या फिर वो एसोसिएशन नेचर का करने लगे, यानी वहां जाकर के जुड़ने लग गए और कुछ कंपाउंड के फॉर्म में एक्सिस्ट करने लगे। तो सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई ये लो प्रेशर, द लॉ इज वेरी एप्लीकेबल टू द अंडर द नियरली आइडियल कंडीशन। ठीक। अंडर लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है, ऑलमोस्ट हाई टेम्परेचर या मॉडरेट का है, और ये अप्लाई करती है
सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस इन द सॉल्वेंट इज लो, ठीक है, काफ़ी लो होनी चाहिए, बहुत हाई होगी तो फिर वो ऑलरेडी डिजॉल्व है, हेनरी लॉ अप्लाई नहीं होगा ना। सेकंड केस को अगर हम देखें कि अगर बहुत ज़्यादा वो अमाउंट में सॉलिबिलिटी है, उसकी बहुत अच्छी सॉलिबिलिटी है, तो फिर हेनरी लॉ का मतलब ही क्या है, फिर हम उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर ही नहीं पाए, हमारे प्रेशर एक्सर्ट करने का कोई रीज़न नहीं है फिर। अगर हम किसी गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं और उसकी सॉलिबिलिटी बहुत अच्छी है, तो हम उतना प्रेशर वगैरह क्यों एक्सर्ट करेंगे? तो जिसकी सॉलिबिलिटी लो है उसके ऊपर प्रेशर लगाया जाए, वहाँ जाके हेनरी लॉ मेजर किया जा सकता है ना? सो दिस वाज अबाउट द हेनरी लॉ। और कुछ न्यूमेरिकल्स भी इसके बेसिस में हम समझ सकते हैं। लाइक अगर हम कुछ क्वेश्चंस देखें, फॉर एग्जांपल चलिए देखते हैं। अगर न्यूमेरिकल देखें हम इसका, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, इसका फॉर्म कलर चेंज कर लेते हैं। Like we can apply this Henry law in the various application also, जैसे कि न्यूमेरिकल है यहाँ पर। H2S is a toxic gas, ठीक, with rotten X smell used for qualitative analysis। तो उसकी solubility हमें दे रखी है, कितनी solubility दे रखी है, that is around 0.15195, ठीक है, at STP, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में हमें इसकी जो solubility दी है वो कितनी दी है, 0.195, ठीक है, और STP हमें कंडीशन दी है। अब आपसे कहा जा रहा है कि बताइए कि इसका हेनरी लॉ कांस्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें दे रखा है 0.195 मोल है, और 0.195 मोल का मतलब होता है मोलैरिटी, ठीक है, ये मोलैलिटी है, MOLALITY। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कि 0.195 मोल इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो हम यहाँ से जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें 1000 ग्राम वाटर दिया है और वाटर है ना, गिवन मास अपन मोलर मास, तो गिवन मास हमारे पास 1000 है, मोलर मास 18 होता है, यानी 55.5 मोल हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है। सो यू कैन इजीली कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन आल्सो। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाएगा H2S का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है ना, क्योंकि गैस तो किसमें प्रेजेंट है, वाटर में। तो 0.195 अपॉन 0.195 प्लस 55.5, जो कि क्या वैल्यू देता है, 0.0035 फ्रैक्शन। अब हेनरी कांस्टेंट के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस जो एक्सर्ट हो रहा है सॉल्वेंट में, ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो सॉल्वेंट में एक्सर्ट हो रहा है वो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्यों है, क्योंकि 1 यहाँ पर हमें कहाँ से मिला, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर से। मोल फ्रैक्शन इजीली अभी हमने कैलकुलेट किया है 0.0035, दैट इज 285.71 atm। so like this you can just calculate the हेनरी कांस्टेंट। तो आई टोल्ड यू जितना ज़्यादा हेनरी कांस्टेंट होगा उतनी लेसर सॉलिबिलिटी होगी। अगर आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है, सो मेनी टाइम इट इज गिवन टू कंपेयर द सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस ऑन द बेसिस ऑफ द हेनरी कांस्टेंट। तो आप ये देखिए जिसकी हेनरी कांस्टेंट बड़ी वैल्यू आ रही है उसका मोल फ्रैक्शन क्या है, कम है, पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है ना, पार्शियल प्रेशर मतलब वो गैस का प्रेशर जो कि सॉल्वेंट से अबव लग रहा है, तो इसका मतलब गैस की केएच की वैल्यू बड़ी आएगी, सॉलिबिलिटी कम होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन एंड द टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन, जहाँ पर हमने हेनरी लॉ को डिस्कस किया, ठीक है। सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड नाउ। नेक्स्ट टॉपिक जो हम इसका पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वो होगा वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड। सो टिल देन कीप डूइंग द स्टडीज एंड थैंक यू वेरी मच।